Assalamu alaikum. Chemical engineering students, fourth semester. I think it's too late, but we will still start our recorded lecture sessions from now onward, as per the instructions of HOD Chemical Engineering Department and by the Vice Chancellor. So last time we were discussing solid fuels in the class before the lockdown. And from now onwards we will try to complete the solid fuel portion in almost 2 sessions, and from afterwards we will move on to the liquid fuels. So in this session, first of all, I would uh, formally uh, welcome you all, and then I will uh, say something about the lockdown situation. सबसे पहले तो यही कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहें और बगैर बिला वजह किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के बगैर जो है आप अपने घरों से ना जाएं, क्योंकि आप लोग अपने घरों में यू आर सेफ एट योर होम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो एक्चुअली है कोल गैसिफिकेशन। कोल गैसिफिकेशन के लिए मैंने आपको कुछ दो वीडियोस शेयर की थी, लिंक्स यूट्यूब के एलएमएस के ऊपर सपोर्टिंग मटेरियल था। तो वहाँ पर भी मैंने पोस्ट किया था कि मैं जल्दी एक लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा। तो आज जो है ये एक छोटा सा सेशन जो है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो है कि आज हमारा जो टॉपिक है हमने उसे कैसे लेकर चलना है। तो कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस जो है एक्चुअली क्या है कि सॉलिड फ्यूल हमारे पास है कोल, उससे हम कन्वर्ट करते हैं गैसियस फ्यूल में। ठीक है, जिसमें मेजर हमारे पास जो प्राइमरी गैसेस होती हैं उस मिक्सचर के अंदर एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड और सेकंड वन है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो कोल एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड कंपाउंड है। तो इसी तरह जो हमारे पास सिन गैस आती है उसमें भी मेजर कंपोनेंट्स ये होते हैं, लेकिन इसके साथ माइनर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो सल्फर से मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड आती है। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स मौजूद हैं उस कोल के अंदर तो वो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मेजर हमारे पास जो आते हैं वो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। अच्छा, फिर फर्दर हम इस सिन गैस को अगर हम इस सिन गैस को फर्दर कन्वर्ट करना चाहें हाइड्रोजन फ्यूल में, तो फिर हमें जो है इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है उसे रिमूव करना होता है, जिसके लिए हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है ये वाटर के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यील्ड करती है। तो इन नटशेल आपके पास जो है सिर्फ हाइड्रोजन एज अ गैस जो है एज अ फ्यूल आप अचीव कर लेते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे, बुक्स मिल जाएंगी। इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है, कोई नोवल टेक्निक नहीं है। तो इसके ऊपर आपके पास अच्छा खासा काम हो चुका है। लेकिन क्योंकि जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है उसमें नंबर ऑफ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, और बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बन रहे होते हैं। तो हम क्योंकि अंडरग्रेड लेवल पे से स्टडी कर रहे हैं तो हम सारे के सारे रिएक्शंस को तो हम गो थ्रू नहीं करेंगे। तो हम इसमें से जो मेजर जो आपके पास केमिकल रिएक्शंस हैं उनको यहाँ पर ये एक डायग्राम में यहाँ पे शो कर रहे हैं। जैसे आपके पास उसमें कार्बन है, फिक्स्ड कार्बन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगा। कंबस्टन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। इसी तरह ये आपके पास फर्दर गैसिफिकेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि एक तो आप उस पर ऑक्सीजन या एयर की सप्लाई देते हैं। सेकंड चीज़ जो आप उसमें प्रोवाइड करते हैं वो गैसिफिकेशन एजेंट होता है, वो आप स्टीम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टीम भी कार्बन के साथ रिएक्ट करके आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन यील्ड करती है। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ रिएक्शंस लिखे हुए हैं और फाइनली ये आप इस ब्लॉक में देख सकते हैं कि जो आपके पास गैसिफायर गैस जो फाइनली सिन गैस मिलती है आपके पास,
उसमें क्या-क्या हो सकता है? उसमें जो है आपके पास हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन वो इस कंपोज़िशन में इस कंपोज़िशन रेंज में वेरी कर सकते हैं। एंड फाइनली आपके पास ऐश आएगी, स्लैग आएगी या पार्टिकुलेट मैटर आएगा। अच्छा, अब कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस इसके बारे में थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन तो हो गया है, अब इसकी हम एक वैल्यूबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है? कोल गैसिफिकेशन ऑफर्स वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड क्लीन वेज टू कन्वर्ट कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब कोल को आप डायरेक्ट बर्निंग करें, कंबस्टन करें, तो उसमें आपके पास जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल और टॉक्सिक गैसेज़ जो हैं वो रिलीज़ होंगी। लेकिन गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू अगर आप उसे हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो एक वैल्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट भी है और एक क्लीनर वे भी है, ठीक है? तो जैसे एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर कोल को यूज़ किया जाएगा तो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी उसके हार्ट में ये कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस होगा। डायरेक्ट जो हम कोल की कंबस्शन करते हैं वो शायद आपको फ्यूचर में कहीं पे भी ना मिले। और कोल गैसिफिकेशन के इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स जो हैं दुनिया भर में कमर्शियली ऑपरेट भी हो रहे हैं। मतलब ये है कि ये आप कमर्शियली रिनोन्ड टेक्नोलॉजी कह सकते हैं आप इसे। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। कोल गैसिफिकेशन रादर देन बर्निंग, जैसे मैंने आपको कहा कि आप डायरेक्टली थर्मोकेमिकल प्रोसेस के ज़रिए आप उसे ब्रेक करते हैं और इसमें जो है कंबस्टिबल गैसेस फ्यूल अचीव करते हैं। अच्छा, अब कंबस्शन में क्या होता है, आप उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या एयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? और उसको कंबस्ट करते हैं सॉलिड फ्यूल को। लेकिन गैसिफिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम उसे स्टीम भी दे रहे होते हैं और जो हमारी एयर या ऑक्सीजन की अमाउंट जो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कम होती है और हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये जो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस हैं उसे कन्वर्ट करते हैं सिन गैस में। अंडर दीज कंडीशंस मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अचीव हो जाती है। अच्छा, अब कोल गैसिफिकेशन से जो हम गैस लेते हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एक तो ये कि फ्यूल कंपोजिशन जो आपने कोल लिया है वो कोल कैसा है, उसके अंदर कार्बन फिक्स कार्बन कितनी अमाउंट में है, उसमें हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में है। तो ये डिटरमिन करेगा कि जो आपके पास गैस आएगी, सिन गैस अचीव होगी, उसमें कंपोजिशन क्या होगी। सेकंड क्या है कि आप उसमें स्टीम क्या दे रहे हैं, स्टीम जो है हाई प्रेशर की दे रहे हैं, उसकी अमाउंट कितनी दे रहे हैं। तो गैसिफाइंग मीडियम ये भी एक अदर अनदर फैक्टर पैरामीटर है जो डिटरमिन करेगा कि आपकी गैसिफिकेशन कैसी हो रही है। ऑपरेटिंग प्रेशर, टेम्परेचर, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फ्यूल्स, मोड ऑफ ब्रिंगिंग द रिएक्टेंट्स इनटू द इनटू कांटेक्ट इनसाइड द गैसिफायर। अब ये लास्ट पॉइंट ये बता रहा है कि आप का जो कांटेक्ट है फ्यूल का और गैसिफाइंग मीडियम का, वो काउंटर फ्लो स्कीम है, उसके बाद जो है को करंट स्ट्रीम है, किस तरह आप कोल को फीड कर रहे हैं और किस तरह आप गैसिफाइंग मीडियम को एंटर कर रहे हैं गैसीफायर के अंदर, ठीक है? ये एक आपके पास शो किया हुआ है, ये डायग्राम है इक्विलिब्रियम गैस कंपोजिशन ऑफ कार्बन स्टीम सिस्टम्स, ठीक है? तो जब हम कोल एज अ कार्बन और स्टीम हम एज अ सिस्टम इंजेक्ट करते हैं तो एक आफ्टर सर्टेन टाइम गैसीफायर के अंदर जो है इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड पे एक इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर हमारा गैसीफायर का इंटरनल प्रेशर है और टेम्परेचर जो है ज़ोन में वेरी करते जा रहे हैं, तो ये गैसेस की इक्विलिब्रियम कर्व है। इसी तरह आपके पास ये राइट साइड के ऊपर दिया गया है, इसमें क्या है कि आपका गैसीफायर का जो प्रेशर है इंटरनल वो है 20 एटीएम और अगेन टेम्परेचर वेरी कर रहा है जोन्स के अंदर और गैसेस के इक्विलिब्रियम कर्व्स शो हो रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है गैसीफायर टाइप्स। तो गैसिफिकेशन प्रोसेस जो है एक्चुअली उसको क्लासीफाई हम इस बेस पे करते हैं, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि कोल और गैसीफाइंग मीडियम का कांटेक्ट कैसे हो रहा है, कोल एंड गैसीफाइंग मीडियम का कांटेक्ट कैसे हो रहा है। तो तीन प्रिंसिपल कमर्शियल मोड्स हैं, एक है फिक्स्ड बेड जिसको समटाइम्स हम मूविंग बेड भी कह देते हैं, एक है फ्लूइडाइज्ड बेड एंड थर्ड वन इज इंट्रेन्ड फ्लो, ठीक है? तो
अब हम इन तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि ये तीनों मोड्स एक्चुअली हैं क्या, और गैसीफायर्स की 3 टाइप्स एक्चुअली कैसे हैं। तो ये एक कंडीशंस बेस्ड डायग्राम, एक स्केच शो किया हुआ है यहाँ पर। इसमें ये देखें, ये फर्स्ट वन जो है ये हमारे पास है फिक्स्ड बेड, या इसको समटाइम्स हम, जैसे मैंने आपको बताया कि मूविंग बेड भी कह देते हैं। ठीक है। तो ये गैसीफायर जो है नॉर्मली 400 टू 1100 डिग्री सी इसके अंदर टेम्परेचर होता है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर 10 टू 100 बार्स जो है। और ये कुछ ना कुछ लिटरेचर के अंदर वेरी कर सकता है, हो सकता है किसी बुक में जो कोट की हुई रेंज हो वो इससे थोड़ा सा डिफर करे। पर जो इसमें मेजर चीज जो इन गैसीफायर्स को डिफरेंशिएट करती है वो क्या है, कोल फीड का साइज। देखें, अब ये जो फर्स्ट वन है मिक्स बेड है, ये सॉरी मूविंग बेड है या फिक्स बेड है, इसके अंदर देखें कोल आप 3 टू 30 मिलीमीटर तक आप कोल पार्टिकल साइज जो है वो यूज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड वन फ्लूइडाइज्ड की, तो उसमें देखें कि पार्टिकल साइज इससे बहुत कम है, 1 टू 5 मिलीमीटर। और अगर हम इंट्रेंट फ्लो की बात करें तो इंट्रेंट फ्लो में इससे भी कम पार्टिकल साइज है, और वो कितना है, 0.1 मिलीमीटर। तो जो पहला डिफरेंस हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वो ये है कि जो कोल फीड पार्टिकल साइज है वो डिटरमिन करता है कि आपने कौन सी टाइप ऑफ गैसीफायर जो है वो यूज करना है एफिशिएंटली। ठीक है। सेकंड आ जाता है टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑपरेटिंग कंडीशंस का। फिर इसमें देखें कि आपकी जो उनका कांटेक्ट है वो कैसे है। देखें, अब मूविंग बेड गैसीफायर है उसमें आप कोल्ड टॉप से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सॉलिड फ्यूल, और जो गैसीफाइंग मीडियम है स्टीम एयर ऑक्सीजन वो आप बॉटम से, तो ये एक काउंटर करंट स्कीम बन जाती है। ठीक है। और फ्लूइडाइज बेड में बात की जाए तो फ्लूइडाइज बेड में ऑलमोस्ट को करंट स्कीम आपके पास आ जाती है, सेंटर से आप कोल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, बॉटम से स्टीम और एयर। इसी तरह एंट्रेंट फ्लो की बात की जाए तो एंट्रेंट फ्लो में क्या है कि दोनों एक ही स्ट्रीम में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्योंकि कोल का जो पार्टिकल साइज है वो बहुत ही कम है, तो वो आपके स्टीम और ऑक्सीजन के साथ कैरी करके गैसीफाइंग गैसीफायर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं टाइप्स ऑफ गैसीफायर्स में। ठीक है। मेजर जो हाईलाइटेड डिफरेंस है जिसको आप सबसे पहले पहचान लेंगे वो क्या है, कोल पार्टिकल साइज। तो अगर सब कोल पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो वी विल प्रेफर मूविंग बेड। अगर वो एवरेज है तो फ्लूइडाइज्ड बेड कैन बी यूज, और अगर वो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स हैं तो आपको इंट्रेंट फ्लो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमें दिए हुए हैं तीनों गैसीफायर्स के टेम्परेचर प्रोफाइल्स। तो देखें आप, ये जो मूविंग बेड गैसीफायर या फिक्स्ड बेड गैसीफायर है इसमें देखें, जब आप टॉप से कोल इंजेक्ट करते हैं तो आपका टेम्परेचर कम होता है कोल का। पर जैसे जैसे कोल नीचे आता जाता है तो इट मूव्स डाउन, तो आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर उसका राइज करता जा रहा है। ये बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा नीचे आप अगर देखें तो इस कर्व के अंदर यहाँ पे एक्चुअली क्या है, आपका ये गैसिफिकेशन जोन है। यहाँ पे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है 1100 1200 डिग्री सी के करीब। अगेन जब आप ऐश पे आते हैं तो वो ऐश पे जो है वो दोबारा टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये आपका मैक्सिमम टेम्परेचर पीकिंग पॉइंट है इसमें मूविंग बेड गैसीफायर। फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर की बात करें तो फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर में टॉप से आप जब कोल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं टेम्परेचर कम है, लेकिन इसमें देखें कि आपका वो जो कंबस्टन या गैसिफिकेशन जोन है उसके अंदर टेम्परेचर जो है काफ़ी टाइम के लिए कांस्टेंट रहता है इसके बेड के अंदर, और आपको कोई सडन या शार्प चेंज जो है टेम्परेचर के अंदर नज़र नहीं आती। लास्ट में आपको ऐश जो है वो कम टेम्परेचर पे रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। फिर हम बात कर लें इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर का जो है टेम्परेचर प्रोफाइल, तो उसमें देखें कि उसमें जो स्लैग निकल रही है वो उसी टेम्परेचर पे निकल रही है जिसका जो टेम्परेचर कंबस्टन या गैसिफिकेशन जोन का है। तो इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर के अंदर एक्चुअली आपके पास जो स्लैग निकलती है वो लिक्विड फॉर्म में निकलती है, और जो मूविंग बेड गैसीफायर है या फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर है इनके अंदर आपके पास ऐश सॉलिड फॉर्म में या केकिंग फॉर्म में आपके पास गैस जो है वो ऐश जो है वो आपके पास रिमूव करते हैं। ठीक है। तो ये एक और डिफरेंस भी है, इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। टेम्परेचर प्रोफाइल्स दिए हुए हैं, तो ये आपको देखिए, ये फर्स्ट वन में ये क्या है, नॉन स्लैगिंग। ठीक है। तो इसके बाद जो है सेकंड भी ऐसे ही है,
और इंट्रेंट फ्लो के अंदर जो है थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है कि वो स्लैग जो है वो आपकी उसी टेम्परेचर पे निकल रही है। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे आपके पास सॉलिड स्लैग आने के चांसेस नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म के अंदर आपके पास स्लैग आएगी। और ये जो लिक्विड फॉर्म में स्लैग आती है ये कोल तार की ये काइंड ऑफ मटेरियल है, इसको आप रोड्स के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल। वैसे तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है तीनों गैसीफायर्स का डिफरेंसेस, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो है अगेन कोट कर दी है। इन अ फिक्स्ड बेड गैसीफायर 1/4 to 2 इंच कोल इज सप्लाइड काउंटर करंट। अच्छा, ये इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, काउंटर करंट टू द गैसीफाइंग मीडियम। Coal moves slowly down. Sometimes this type of gasifier is called moving bed gasifier. अच्छा, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम चीज़ डिस्कस कर सकते हैं, जब हम कोल एंटर करते हैं तो टॉप पे आपके पास आ जाता है ड्राइंग एंड डी वोलेटिलाइजेशन जोन। ड्राइंग का मतलब क्या कि कोल के अंदर जो मॉइस्चर है वो आपका इस फेज के अंदर रिमूव हो जाता है। फिर उसके बाद जो उसमें वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो भी यहीं पर डी वोलेटिलाइजेशन यहीं पर हो जाती है और वो गैसेस में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिडक्शन जोन, कंबस्टन जोन, या आप इस रिडक्शन जोन को कह सकते हैं ये गैसिफिकेशन जोन है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास फाइनली ऐश। तो ये एक जोन वाइज इसकी एक असेंबली है, जिस तरह फिक्स बेड के अंदर हम नीचे मूव करते जाते हैं, यहाँ टेम्परेचर कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे भी थोड़ा सा अप्रिशिएबल, और फिर उसके बाद दोबारा डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर की। इन दिस गैसीफायर कोल विद 1/8 to 1/4 इंच इन साइज एंटर्स द साइड ऑफ द रिएक्टर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, कोल फीडिंग असेंबली फ्रॉम द साइड, ठीक है, ऑफ द रिएक्टर एंड इज केप्ट सस्पेंडेड बाय गैसीफाइंग मीडियम। अच्छा, अब पार्टिकल साइज एवरेज होता है, यहाँ से हम एंटर करते हैं, नीचे से जब हम स्टीम और एयर देते हैं तो वो सस्पेंड हो जाता है। Similar to the fluidized combustor, mixing and heat transfer are rapid। क्योंकि वो सस्पेंडेड है तो जो भी कोल पार्टिकल की सरफेस है उसके ऊपर जो है रिएक्शन पॉसिबिलिटी है, हीट ट्रांसफर पॉसिबिलिटी है, resulting in a uniform composition and temperature throughout the bed. The temperature is sustained below the ash fusion temperature to avoid clinker formation। अब क्या है, टेम्परेचर जो है आपका सस्टेन किया जाता है बिलो द ऐश फ्यूजन टेम्परेचर टू अवॉइड वो हार्ड क्लिंकर जो है वो फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, उससे हम इसके अंदर अवॉइड करते हैं। ठीक है जी। Char particles entrained in the product gas are recovered and recycled back into the gasifier via cyclone। अच्छा, अब इसमें साइक्लोन भी यूज़ किया जाता है क्योंकि पार्टिकल साइज थोड़ा सा कम हो चुका है। तो क्या है, कुछ चार पार्टिकल्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो हम फिर उन्हें साइक्लोन यूज़ करके दोबारा जो है जो आपकी गैस के साथ टॉप से जा सकते हैं। तो गैस के साथ जो टॉप से जो पार्टिकल्स चले जाएंगे उनको हम रिमूव सेपरेट करने के लिए साइक्लोन सेपरेटर यूज़ करते हैं, और दोबारा से हम उन्हें गैसीफायर के बॉटम पे इंजेक्ट कर देते हैं और टॉप से हमें क्लीन गैस मिल जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ सॉलिड फीडस्टॉक इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट, वुड एंड हाई एश कंटेंट कोल्स। इस तरह के फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर एक्चुअली क्या है, दूसरे वुड हो गया, बायोमास हो गया, उसके लिए भी यूज हो सकता है। गैसीफाइंग हम जो है दूसरे सॉलिड फ्यूल्स की भी कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स वो यूज कोल। इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर्स। इंट्रेंट फ्लो गैसीफाइंग एक्चुअली क्या है, पुलवराइज्ड फ्यूल पार्टिकल्स है सस्पेंडेड इन स्टीम ऑफ ऑक्सीजन, स्ट्रीम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टीम। पार्टिकल साइज बहुत ही छोटा है। रेजिडेंस टाइम इन दिस टाइप ऑफ गैसीफायर इज वेरी शॉर्ट। क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो आपके पास जो गैसिफिकेशन है वो एक बहुत शॉर्ट टाइम में अचीव कर लेते हैं आप। इंट्रेनमेंट फ्लो गैसीफायर जनरली यूज ऑक्सीजन एज द ऑक्सीडेंट। अच्छा, अब आपके जो प्रीवियस गैसीफायर थे उनमें हम बाज़-औक़ात ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए एयर ही दे देते हैं। तो क्या है कि नाइट्रोजन भी जा रही है उसमें, ठीक है, एयर स्ट्रीम के अंदर, तो इट डज़न्ट मैटर। लेकिन इंट्रेंट फ्लो के अंदर हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो ऑक्सीडेंट सप्लाई करें वो प्योर ऑक्सीजन हो, एयर को यूज़ ना करें। टेम्परेचर इज़ वेल अबव ऐश स्लैगिंग कंडीशंस। टेम्परेचर इज़ वेल अबव ऐश स्लैगिंग कंडीशंस। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है जिस पे ऐश स्लैग नहीं हो पाती। टू इंश्योर हाई कार्बन कन्वर्जन
ash in the coal melts at high operating temperature of the gasifier and is removed as a liquid slag. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर के अंदर हमारे पास क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है तो सॉलिड स्लैग आने का कोई चांस नहीं है, वहां पे लिक्विड स्लैग आती है. द प्रोडक्ट गैस एंड स्लैग एग्जिट क्लोज टू द रिएक्शन टेम्परेचर के करीब करीब ही वो रिमूव हो रही है. Entrained flow gasifiers have the following characteristics: ability to gasify all coals regardless of coal rank, caking characteristics और amount of coal fines. अच्छा, अब इंट्रेंट फ्लो जो है वो किसी भी तरह के कोल रैंक, लिग्नाइट हो, एंथ्रासाइट हो, बिटुमिनस हो, फिर केकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, तो उनको कर सकती है. लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपको पहले कोल पार्टिकल्स बहुत फाइन चाहिए, ठीक है, और साइज जो है पार्टिकल साइज आपको एक सर्टेन टाइप का रखना पड़ेगा जो आपके गैसीफाइंग मीडियम जो है उसे कैरी करके गैसीफायर के अंदर ले जाए. फीड स्टॉक्स विद लोअर एश कंटेंट्स आर फेवर्ड. वैसे हम कोशिश करते हैं कि फीड स्टॉक्स जिनमें एश कंटेंट के चांसेस ना हो या कम हो और लो एश कंटेंट्स हो उसको हम फेवर करें. यूनिफॉर्म टेम्परेचर, वेरी शॉर्ट फ्यूल रेजिडेंस टाइम इन द गैसीफायर, very finely sized and homogeneous solid fuel required. Very finely sized and homogeneous solid fuel required. तो ये एक इसकी बहुत ही मतलब जो प्रिलिमिनरी कंडीशन है जिसे हमें पूरा करना जरूरी है. रिलेटिवली लार्ज ऑक्सीडेंट रिक्वायरमेंट्स. अब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट आपकी इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाई टेम्परेचर के ऊपर. और उसके बाद लास्ट क्या है, ट्रेनमेंट ऑफ सम मोल्टन स्लैग इज इन द रॉ गैस. समटाइम्स क्या होता है, वो मोल्टन स्लैग है तो उसके कुछ वेपर्स जो हैं वो आपकी रॉ गैस या सिन गैस के अंदर भी जा सकते हैं, तो उसकी भी फिर फर्दर आपको सेपरेशन करनी पड़ेगी. अच्छा, अब इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर्स को बायोमास गैसिफिकेशन के लिए देयर यूज फॉर बायोमास कन्वर्जन इज रादर लिमिटेड. यूज करते हैं लेकिन कम, एज इट रिक्वायर्स द फ्यूल पार्टिकल टू बी वेरी फाइन. आपको पार्टिकल साइज चाहिए 80 टू 100 माइक्रोमीटर्स, और बायोमास में एक्चुअली इतने छोटे पार्टिकल साइज को लेके आना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, ठीक है. तो कोल में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन कोल के लिए फिर भी इंट्रेंट फ्लो गैसीफायर्स यूज हो रहे हैं, पर बायोमास में काफ़ी लिमिटेड है. A number of manufacturers offer commercial entrained bed gasifiers for large scale applications such as, ये कुछ कंपनीज हैं, टेक्सैको है, शेल है, कॉपर टोटसेक है, तो ये जो है कमर्शियल गैसीफायर्स दे रहे हैं इंट्रेंड बेड वाले. ये लार्ज स्केल के ऊपर जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं दुनिया. अच्छा, अब ये कोल गैसिफिकेशन की एक फ्लो डायग्राम है, इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें. सबसे पहले क्या है आपके पास, आप एयर सेपरेशन यूनिट होता है ASU, ठीक है. एयर सेपरेशन यूनिट एक्चुअली क्या करता है कि उसमें से नाइट्रोजन को रिमूव कर देता है और ऑक्सीजन जो है आपके पास एज अ गैसीफाइंग मीडियम आ जाती है. उसको हम स्टीम के साथ मिक्स कर लेते हैं. स्टीम के साथ मिक्स करने के बाद गैसीफायर में एंटर कर देते हैं, कोल को भी गैसीफायर में एंटर कर देते हैं. बॉटम से आपके पास ऐश या स्लैग आ जाती है. अच्छा, अब यहाँ पे जो है स्ट्रीम एंटरिंग पॉइंट्स चेंज हो गए हैं, इससे कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये उसने फ्लो डायग्राम बनाई है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम कोई आप में से कोई फ्लो डायग्राम बनाए तो वो इसको अच्छे तरीके से बनाए, तो कोल को वो टॉप से एंटर करे, ठीक है. कोल जो है मोस्टली टॉप से या साइड से एंटर होता है, और ये जो गैसीफाइंग मीडियम है ये हमेशा साइड से या बॉटम से ही आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है. अच्छा, अब सिन गैस आपके पास आ गई. सिन गैस में वाटर भी है. सिन गैस में हमने स्टीम प्रोवाइड की. उसमें से पहले तो हमने सल्फर रिकवरी की. जो सल्फर कोल के अंदर मौजूद है वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे हमने सल्फर रिकवर कर लिया. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपने जो है उसके अंदर जो है स्टीम प्रोवाइड की. अब क्या है, ये अब सिर्फ जब सल्फर रिकवर कर लिया, ये हाइड्रोजन रिच स्ट्रीम आपके पास फर्दर जा रही. आपको उसमें से अब अब इसमें से सिन गैस को आपने फर्दर यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें किसी काम की नहीं है, तो आप उसे क्या करेंगे, कार्बन CO2 सेपरेशन करेंगे. CO2 सेपरेशन करने के बाद आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन से आप जो है एज अ टरबाइन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. हाइड्रोजन से गैस टरबाइन चलाकर उससे आपने एनर्जी जनरेट की फर्दर, और ये आपके पास एक स्कीम है एनर्जी जनरेशन की, ठीक है. और ये क्या है, ये CO2 सेपरेशन के ये दो ब्लॉक्स हैं, ठीक है. अब CO2 जो है फर्दर आप जो आपने सेपरेट कर ली है उसको आप क्या करें, CO2 को आप क्या करते हैं, अनमाइनेबल बेड्स जो है कोल बेड्स हैं उनके अंदर आप इंजेक्ट कर सकते हैं.
या आप क्या करते हैं, ऑयल रिकवरी कर रहे हैं कहीं पे, क्रूड ऑयल रिकवरी हो रही है, तो क्रूड ऑयल रिकवरी के लिए बाज़ औक़ात आपको ऐसा करना पड़ता है कि आपको गैस इंजेक्ट करनी पड़ती है बेड के अंदर, रिज़र्वायर के अंदर। तो आप इस CO2 को उस बेड के अंदर इंजेक्ट कर दें, ये वहाँ पर ट्रैप हो जाएगी और क्या है कि आपके पास क्रूड ऑयल सरफेस पे राइज़ करेगा, उसको आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये कि CO2 एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। तो ये 2 सोर्सेज़ हैं। फिर क्या है, आप थर्ड वन क्या है, डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिज़र्वायर्स। वहाँ पर भी आप इसको, मतलब जो आपने यूज़ कर लिए, एग्ज़ॉस्ट हो गए डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस रिज़र्वायर्स, वहाँ पर भी आप इसे इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ ना हो। एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन ना बढ़े और ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज़ ना करे। तो ये 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, या फिर आप इसे डीप सलाइन एक्वाफर्स में पंप कर दें। तो वहाँ पर भी, क्योंकि जब आप डीप सलाइन एक्वाफर्स में पंप करेंगे, जैसे-जैसे आप सरफेस से नीचे जाते जाएँगे तो टेम्परेचर जो है, वहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। वो जो है वाटर के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी बेड के अंदर और वहीं पर रहेगी, तो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होगी। तो ये 4 एक ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो CO2 आपने यहाँ से सेपरेट की है, उसको आपने क्या फर्दर उसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना है, ठीक है? एक तो आप हाइड्रोजन जो जनरेट हुई उससे आप टरबाइन्स के ज़रिए जन एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। सेकंड ये कि हाइड्रोजन फ्यूल को एज़ अ यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे, ऑटोमोबाइल्स के अंदर। आजकल जो है इलेक्ट्रिक कार्स बहुत कॉमन हो गई हैं, तो हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस भी आ चुके हैं। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में टेस्ला की कंपनी है, वो काम कर रही है। इनकी कोशिश है कि हम एक, जैसे नॉर्मल गाड़ी हैं वैसे इनकी भी एक असेंबली लाइन बना लें इलेक्ट्रिक कार्स की, ठीक है? और फिर हाइड्रोजन को रिफाइनरीज़ में भी यूज़ किया जा सकता है। मेजर 3 इसके हाइड्रोजन के यूज़ हो सकते हैं। तो राइट, हमने देखा जाए तो सॉलिड फ्यूल्स से स्टार्ट किया, उससे हमने गैसियस फ्यूल अचीव किया और उससे हमने अपनी नीड्स पूरी की, और फर्दर जो CO2 निकले उसको भी हम इस तरीके से उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगेन ये जो है आपके पास पाइपलाइन गैस फ्रॉम कोल विया लोजी प्रेशर गैसिफिकेशन है, ये भी वही चीज़ है, आप उसमें ऊपर वाली डायग्राम कर लें या नीचे वाली कर लें, एक ही चीज़ है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, जैसे आपके पास फीड कोल है, उसमें इतने टन्स पर डे है, इतनी BTU पर पाउंड उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन ब्लोन गैसिफायर है, स्क्रबिंग एंड कूलिंग है। फिर इसमें क्या है, इसमें कोल जब आप उसकी गैसिफिकेशन करते हैं तो उसमें आपके पास रिफाइनरी प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, नैफ्था, कोल तार, कोल ऑयल, फिनोल्स, अमोनिया। जो ऊपर वाली है वो थोड़ी सिंप्लीफाइड डायग्राम है, उसमें हमने सिर्फ बात की हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो नीचे वाली डायग्राम है, इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, अब एक और बात यहाँ पे, ये तो थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का। तो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ओवरबर्डन आपका बहुत ज़्यादा है, या इट्स नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल कि आप उसे कोल को रिमूव करें, फिर उसे गैसिफाई करें। तो हम क्या करते हैं, इन सीटू गैसिफिकेशन या अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कर लेते हैं। ये 2 वेल्स हैं, ठीक है? एक वेल से इंजेक्ट एयर एंड स्टीम, आप गैसीफाइंग मीडियम एंटर करते हैं, ये कोल सीम है आपके पास, यहाँ पे उसकी गैसिफिकेशन हो जाती है, थर्मोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ से आपके पास हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड आप अचीव कर लेंगे। प्रोडक्ट लो BTU गैस, या आप इसको सिन गैस भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसके भी कई सारे तरीके हैं, जैसे ये एक तरीका दिया हुआ है, और ये एक प्लेन ऑफ बोरहोल्स हैं, सेक्शन थ्रू बोरहोल्स हैं, ठीक है? अब क्राइटेरिया क्या हो सकता है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का? तो कुछ क्राइटेरियाज़ दिए हुए हैं, कुछ थंब रूल्स दिए हुए हैं। डेप्थ फ्रॉम 30 टू 80 800 मीटर्स, मतलब 30 से कम अगर डेप्थ है, लेट्स से 20 मीटर पे आपकी कोल सीम आ जाती है, तो आप ना यूज़ करें कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। आप ओवरबर्डन रिमूव कर लें, ओपन कास्ट माइनिंग कर लें, ठीक है? तो उसके लिए आप ना यूज़ करें। 330 टू 800 मीटर की डेप्थ है कोल सीम की, ठीक है? मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्वाफायर अबाउट अबाउट 40 मीटर्स। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोल सीम आपकी नीचे है और ऊपर एक एक्वाफायर फ्लो कर रहा है। तो अब क्या है, अगर आप ओपन कास्ट माइनिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप उस एक्वाफायर को कंटामिनेट कर दें। तो उन्होंने क्या दिया हुआ है, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्वाफायर अबाउट 40 मीटर।
ये जो कोल सीम और एक्वाफर का डिस्टेंस है ये कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 40 मीटर्स होना चाहिए। वरना आप ऐसा हो कि कोल गैसिफिकेशन यहाँ पे करें, प्रेशर की वजह से ये बेड ब्रेक करे और ये यहाँ पे एक्वाफर इससे मिल जाए, तो अगेन आपका जो एक्वाफर है वो कंटेमिनेट हो जाए। कोल सीम थिकनेस फ्रॉम 0.5 टू 30 मीटर, ये जो कोल सीम की थिकनेस है ये कितनी होनी चाहिए, 0.5 टू 30 मीटर रेंज में। कैलोरीफिक वैल्यू फ्रॉम 8 टू 30 मेगाजॉल्स पर किलोग्राम। द एश कंटेंट ऑफ द कोल इज लेस देन 60%। अगर तो कोल का एश कंटेंट बहुत ज़्यादा है जो आप जिसको आप चाह रहे हैं, तो आप उसको अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन ना करें। द सीम हैज़ मिनिमल डिसकंटिन्यूटीज। अच्छा, अब ऐसा ना हो कि इधर एक कोल सीम, इधर इतना कोल मौजूद है, फिर बीच में कोई और कंपोनेंट, कोई और जोग्राफिक स्ट्रक्चर्स आ गया है, फिर उसके बाद दोबारा कोल सीम में ब्रेक कर रहे हैं स्ट्रक्चर। ऐसा ना हो, डिसकंटिन्यूटीज ना हो, एक ही एक कोल आपके पास जो है सेम हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देखनी है, क्राइटेरियाज हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन की। एडवांटेजेस: एनर्जी obtained obtainment from vast coal reserves which are not commercially viable to mine। मतलब आप ऐसे कोल रिजर्व्स को भी यूज कर सकते हैं जो मतलब कमर्शियली वायबल नहीं है माइन के लिए। इंक्रीज ऑफ वर्कर सेफ्टी एज नो माइनिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व। वर्कर सेफ्टी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हैवी मशीनरी वहाँ पे यूज़ नहीं होगी। ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के बाद सिर्फ इंजेक्शन पाइप्स हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन उठाना है जिसमें मैनुअल वर्किंग है और लेबर इन्वॉल्व है, वो नहीं होगी। लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स, तो ज़ाहिर बात है आप ओवर बर्डन रिमूव करेंगे, उसमें वाटर का यूज़ है, वेस्ट वाटर जनरेट होगा, उसके बाद जो है और व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं, हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है, ऑयल पे चल रही है, वो एग्जॉस्ट गैसेज रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में कम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। नो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, नो अप्रिशिएबल चेंज इन लैंडस्केप, लेस सब्सिडेंस देन कन्वेंशनल माइनिंग, लेस रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। ये इम्पोर्टेंट है कि आपको वहाँ पे अगर कोई इर्द गिर्द जो है विलेजेस हैं या कोई ह्यूमन पॉपुलेशन या लोकेलिटी के अंदर जो है ह्यूमंस की प्रेजेंस है, तो आपको उन्हें रीसेटल नहीं करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन के लिए आपको जो है एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। नो सरफेस डिस्पोजल ऑफ एश एंड कोल टेलिंग्स। अब जो कोल के साथ ऐश निकल आएगी या कोल टेलिंग्स आ जाएंगी जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो उनकी सरफेस डिस्पोजल नहीं चाहिए, वो आपके अंडर ओवरबर्डन के नीचे ही मौजूद है, वहीं पर वो रह जाएंगे। पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन एक्टिविटी, मतलब CO2 जो आप एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी कन्वेंशनल कोल माइनिंग के प्रोसेस में से। अच्छा, आप गैसीफायर सिलेक्शन कैसे करते हैं? आपने कोल गैसिफिकेशन करनी है, गैसीफायर की 3 मेजर टाइप्स भी पढ़ ली, तो सिलेक्शन कैसे करेंगे? कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम सिलेक्शन करते हैं। टाइप ऑफ बेड, ऑपरेटिंग प्रेशर, ठीक है, स्लैगिंग, नॉन स्लैगिंग, एलर्जी, फिक्स बेड, हाई प्रेशर, नॉन स्लैगिंग। फिर ये मतलब इसमें मेजर आपने देखना है कि आपको ऐश कैसी चाहिए, सॉलिड चाहिए, स्लैगिंग या नॉन स्लैगिंग चाहिए, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या होंगे, टाइप ऑफ बेड क्या होगा। ठीक है, ये कुछ इंडस्ट्रियल लॉजी प्रेशर गैसीफायर सिस्टम की इन्होंने एक डायग्राम दी हुई है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, लॉक चैम्बर है, कोल बंकर है, यहाँ से कोल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, गैस प्रोड्यूसर है, प्री हीटिंग एंड ड्राइंग एंड डिवोल्टाइजेशन है, गैसिफिकेशन कंबस्शन, फिर ये सब चीज़ें जो हैं इसकी, वो जैसे प्रॉपर एक डायग्राम है। ये ब्लॉक डायग्राम नहीं कह सकते आप, इसे इक्विपमेंट डायग्राम कह सकते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट डायग्राम जो इसी तरह की कोई डायग्राम नहीं होनी है। तो ये आज का लेक्चर था। होप कि आप लोगों को ये आप इसे अंडरस्टैंड कर पाए हैं सही तरीके से। तो जो भी आपकी क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि उनको जो है रिप्लाई कर सकूँ। तो इसका जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक। ये थी कोल गैसिफिकेशन के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में।